थैंक यू सो मच अमित। तुमने जो है ना वो DTU का जो है ना वो कैंपस टूर करवाया। एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हर किसी का ख्वाब होता है DTU में जो है ना वो आने का, बिकॉज DTU इज़ रेटेड इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन इंजीनियरिंग। तो जिस तरह से हमें तो पता है यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग रिसर्चर, तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा हुआ, यहाँ पे आना कैसा हुआ, और आप किस फील्ड से हैं, और यहाँ पर आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस जो है ना और रिसर्च जो है ना वो किस चीज़ के ऊपर है, ब्रीफली अगर बता सकें। ओके, थैंक यू अनीस फॉर विजिटिंग मी। और अच्छा लगा आप और सलमान ने विज़िट किया और DTU की बस थोड़ी सी विज़िट करा ली। अबाउट DTU, जब मैं अप्लाई करा था उस टाइम पे ही मेरा एम था कि मैं DTU में पोजीशन सिक्योर कर सकूं। हमारे प्रोजेक्ट में DTU की भी पोजीशन थी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो मेरा एक ख्वाब था कि यार मैं DTU में कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं। तो प्रोजेक्ट के थ्रू में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं DTU में, क्योंकि ये हमारी प्रोजेक्ट का मेन जो ऑर्गेनाइजिंग है उसमें मेन रोल DTU का है। तो इसी के थ्रू ज़ाहिरी बात है, जब हमारी प्रोजेक्ट के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन है तो यू कैन विजिट एनी वन। ज़रूर विजिट कर सकते हो, DTU विजिट कर सकते हो, या जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं DTU विजिट कर सकूँ। सेकंड थिंग, इधर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी जितने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ, तो उसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे उसकी ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। मतलब स्टूडेंट्स को वो लोग खुद ही सारे मसले सॉल्व करके टेबल में रख देते कि आपके मसले का लिए जस्ट एक ईमेल करो। आपको किसी ऑफिस का विजिट करना नहीं है। आपको लॉगिन एक्सेस में मसला है, आपको की चाहिए, आपको कार्ड चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको किसी ऑफिस की विज़िट नहीं चाहिए। जस्ट एक ईमेल करो और वो बंदा या रिस्पेक्टिव बंदी वो का सारा मसला हल करके कि टेबल पे वो सारी सोल्यूशन रख दे कि ये आपका कार्ड है, ये आपकी की है। मेरे आने से पहले जिस दिन मैं पहुंच गया तो मैंने जस्ट एक ईमेल किया, तो उसने मुझे कहा अगर आप आए हो तो लेट मी नो। मैंने कहा मैं आया हुआ। तो वो रिस्पेक्टिव जो फीमेल ऑफिसर तो वो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बंदी थी, वो आके उसने मेरे टेबल पे कार्ड रख दिया, मेरा DTU लॉगिन एक्सेस, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें। तो मैंने आने से पहले जो कम्युनिकेशन हुई थी उससे पहले सारी चीज़ें रेडी थी। तो एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि यार इधर जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स है जो नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटी में इधर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अच्छा, आपने मतलब बताया कि जो है ना वो आप मैरी क्यूरी के स्कॉलर हैं और उसकी तवज्जुह से जो है ना आप यहाँ पर आए, आपने डेनमार्क की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सपोर्ट स्टाफ की बात की। मैं जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो है ना वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च पोजीशन वगैरह लेते हैं, या फिर वहाँ पे उनके दिमाग में ऐसा होता है कि यहाँ पे तो भाई जिस टाइम पे हमें आना है सुबह को उसी टाइम पे ही आना है और फिर 5-6 बजे जो है ना वो चले जाना है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? अगर कोई पोजीशन अगर कि यहाँ पे रन करता है तो क्या मतलब कि 5 डेज़ इन अ वीक है, या फिर 3 डेज़ आप आ सकते हैं, ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या फिर कभी आपको जो है ना वो लेट नाइट आपकी लैब में टाइम हो गया तो फिर आप बाहर जा रहे हैं, और अगर किसी तरह का अगर कोई आपके कैंपस के कोई बिल्डिंग्स में अगर बाहर हैं तो फिर आपको अपने अपार्टमेंट तक जाने में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हम देखते हैं कि किसी दूसरे यूरोपियन सिटीज़ में थोड़ा सा जो है ना वो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पर जो लोग जो है ना वो जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे जो है ना वो वाक़यात हो जाते हैं। तो उस हवाले से आप जो जिस शहर में हैं, जो DTU की जो सराउंडिंग्स और वो हैं वो कितनी सिक्योर हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, तो उस हवाले से अगर आप बता सकें। अच्छा, पहली बात तो मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर कर देता हूँ। जो आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, तो ये टोटली डिपेंड ऑन सुपरवाइज़र इन योर लैब। लेकिन नॉर्मली डेनमार्क में मैंने अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सुपरवाइज़र फ्लेक्सिबल होता है, आपसे काम मांगते हैं। आप हफ्ते में 5 दिन है, तो इफ़ यू आर रेगुलर, अगर आप रूम में काम कर सकते हो, अगर आप ऑफिस में काम कर सकते हो, अगर आपका लेट से हमारी कंप्यूटर साइड में काम है तो आप लैपटॉप पे बैठ के रूम से भी काम कर सकते हो। सही फ्लेक्सिबिलिटी तो है इट्स काफ़ी। फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स ऑन यू। आप जैसे अपना टास्क मैनेज कर सकते हो, दूसरा कोई बाउंड्री नहीं है। मेन DTU का सबसे मेन अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग फिक्स करना आप खुद कर लेते हो। आप जो लेट से मैं अभी मंडे को काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि 2 दिन के अंदर टास्क कंप्लीट करूँ। तो मैंने खुद जाके DTU ने एक सेंट्रल वो बनाया हुआ है, ये चीज़ मेरा मेन पॉइंट है। एक सेंट्रल आउटलुक पे एक वो बनाया हुआ है सर्वर, वहाँ पे आप जाके हर प्रोफेसर की कैलेंडर देख सकते हो कि उसकी फ्री स्लॉट कहाँ पे। रियली। और अब DTU की अकाउंट से अपने लॉगिन होना है, वहाँ पे अपने देखे उसके पास फ्री स्लॉट कहाँ पे। आपने उसको रिक्वेस्ट करना है, उसको ईमेल डायरेक्ट चला जाएगा उधर से वो सुपरवाइज़र पे कि वो उधर देखे कि हाँ ये स्लॉट फ्री है,
तो वो एक्सेप्ट करेगा, आपको ग्रीन मिल जाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं ये मैं रीअरेंज करता हूँ, तो आपको एक रिव्यू का न्यू स्लॉट में फिक्स हो जाएगा वो। तो अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो इट मीन आपका स्लॉट पक्का हो गया। अगर इन केस आपका वो स्लॉट एम्प्टी है या उसमें कोई मसला है, आपको लेट से अवेलेबल नहीं है, तो आप री शेड्यूल कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ बहुत प्रोफेशनल है। ये नहीं है कि आप सारा दिन सुपरवाइज़र के ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हो, वो आपको टाइम नहीं दे रहा। नहीं, आपका टाइम है, स्लॉट आपने फिल किया, तो अगर इनकेस वो स्लॉट अवेलेबल भी नहीं है तो दे आर प्रॉपरली कम्युनिकेटिंग टू यू। सो वो चीज़ बहुत प्रोफेशनल वे में है कि आपका टाइम ही ज़ाया नहीं हो रहा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने भी फील की है और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि एज अ पाकिस्तानी देयर आर वेरी फ्यू पाकिस्तानी हियर एंड समटाइम इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पाकिस्तानी स्कॉलर इन DTU, जबकि सम ऑफ द वेरी गुड ब्रेन्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी फाइंड इन वेरी हाईली रैंक्ड US यूनिवर्सिटीज़। ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाकिस्तानीज़ हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, UK में और वहाँ पर, जबकि उन यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टैंडर्ड है ना वो DTU में भी मैच होता है। और हमने वी कैन ऑल्सो लाइक सी मैनी ऑस्ट्रेलियंस और अमेरिकन जो वो अपने मुल्क से जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो पढ़ने के लिए या फिर रिसर्च पोजीशन में आए। तो इसकी क्या वजह है, जबकि ये DTU का कैंपस भी जो है ना वो कोपेनहेगन से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो करीब है। तो यहाँ पे अगर पोजीशंस आती हैं तो मतलब आप अपने तौर पे क्या मतलब कि वो कहेंगे कि अगर कोई पाकिस्तानी को अगर सिर्फ और सिर्फ टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ US वगैरह में भी जाना है और उसको जो है ना अल्टरनेटिवली यहाँ पे भी पोजीशन मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका DTU का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो यहाँ पे भी आके जो है ना वो सारा के सारा अपने सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पाकिस्तानी हम देख रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत कम है। उसके डिफरेंट रीजंस है। एक तो ये है कि ये लोग जब बंदा हायर करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टाइम लाइनली ज्वाइन करे, और वीज़ा इशू थोड़ा सा है। वो पाकिस्तानी और रिपूटेशन वगैरह, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि बंदे नहीं मिलते। मिलते अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपको इजीली मिल जाते। मेन चीज़ ये है कि DTU में आप अगर DTU की वेबसाइट रेगुलर देखें तो आप अपॉर्चुनिटी अनाउंस होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते नहीं, मेहनत नहीं करते कि वो पोजीशन कैसे ढूंढना है, तो वो हो सकता है। दूसरी बात ये कि लिंक्डइन पे इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अनाउंस होती है, सुपरवाइज़र खुद भी अनाउंस करता है। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपने पोजीशन विन किया तो ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। बाकी ये कि वीज़ा प्रोसेस फिर बहुत सुपर ईजी है अगर आपके पास स्कॉलरशिप है। फैमिली रियूनियन बिल्कुल हफ्तों के अंदर हो जाती है, इंस्टेंट। इवन अगर आप अपना केस फॉरवर्ड कर रहे हो इनिशियली, तो उसी टाइम पे ऑप्शन होता है कि आप अकेले आ रहे हो या अपनी फैमिली को लेके आ रहे हो साथ में। तो आपके वीज़े के साथ भी आपकी फैमिली का वीज़ा। आपको मैं क्वेश्चन पूछी US से रिलेटेड, तो एक चीज़ मैंने DTU में नोट की, इवन जहाँ पे मैं रेजिडेंस में रहता हूँ वहाँ पे तकरीबन 70% हमारे पास US एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं। तो जो US वाले स्टूडेंट्स अपनी कंट्री से इंटरनेशनल जो पीरियड लगाते, ये चीज़ मैंने नोट की कि वो मोस्टली डेनमार्क को प्रेफर करते हैं और DTU को प्रेफर करते हैं, और शायद DTU के ज़्यादातर स्टूडेंट US में एक्सचेंज पे जाते हैं। तो आई डोंट नो कि इनके अंदर शायद वो एक MOU वगैरह साइन हुआ होगा या कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन ये है कि जो DTU की स्टैंडर्ड है, यू कैन ईजिली से कि वो US या जो दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स है स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में वो मैच कर रहे हैं। Yes, this is I wanna ask. Even the campus is very. इधर जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं फाइनल प्रोजेक्ट के लिए या वैसे भी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो उन 30 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अलग अलग रोबोट दिया होता है कि आप पर्सनल उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करो। Nice. मतलब आपके पास अपना पर्सनल रोबोट है अब, तो यू कैन प्ले विद इट। आप ख़राब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बैक का पेपर भी पड़े होते। एक और चीज़ मेन जो मुझे सबसे अच्छी लगी, यहाँ पे मेनली सुपरवाइज़र जब कोर्स टीच करते हैं ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट भी टीचिंग असिस्टेंट करते हैं टीचर के साथ। PhD स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो फंडिंग मैनेज कर सकते हैं। उधर से PhD के स्टूडेंट्स की भी लर्निंग होती है, लेकिन वो जो मास्टर स्टूडेंट है ना, वो डायरेक्ट सुपरवाइज़र के बजाय उस बंदे के साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो आपको वो जो इनिशियल चीज़ है ना, आपको टाइम वो बंदा ज़्यादा देता है, प्रैक्टिकली आप ज़्यादा स्मूथ है। नाइस, वेरी गुड। आपने भी तो इटली में आई थिंक टीचिंग असिस्टेंट जी। आपकी फील्ड के हवाले से जो है ना वो थोड़ा सा आपकी जनरल गाइडेंस लेना चाहेंगे कि जिस तरह से अब आपको पता है कि नाउ AI इज़ आवर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी रिसेंटली वाइट हाउस में एक रिपोर्ट जो है ना वो पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि बाय 2030 AI विल वाइप आउट 30% ऑफ द वाइट कॉलर जॉब्स इन अमेरिका।
तो जिस तरह से अब आप जो देख रहे हैं कि आप भी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, और अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले लोग हाथों से काम करते थे, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कंबस्शन इंजन आया, वो आया, कितनी ज़्यादा ऑटोमेशन हुई, तो जो लोग उसमें स्किल्स नहीं थे वो पीछे रह गए। तो अब आपने यहाँ पे भी देखा है कि अगर आप यहाँ के बच्चों को देखें तो वो रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों से मुराद ये कि यानी कि जो 8th और 9th स्टैंडर्ड्स में होते हैं। तो आप क्या वो मैसेज देना चाहेंगे, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं जो कुछ ये शायद वीडियो देख रहे हों, तो वो अगर इस चीज़ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहें तो वो उनकी स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए? आप कोई कोर्स रिकमेंड करेंगे, कोई प्रोग्रामिंग, कोई टेक्निक्स बताएंगे कि यानी कि कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, क्योंकि AI इज़ गोना रिमेन हियर फॉर लॉन्ग। तो आप AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन का दौर है आगे, मशीन लर्निंग का दौर है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो बच्चा चाहे कुछ भी पढ़ रहा हो तो उसको इस चीज़ में तो आना ज़रूरी है। तो किस चीज़ से, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? अच्छा, सबसे पहले ना लॉन्ग डिस्कशन में थोड़ा सा उसको समराइज़ कर लेता हूँ। रोबोटिक्स स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा लिंक करता हूँ AI से। पहले रोबोटिक्स बहुत पहले भी था, मतलब रोबोट्स अगर आप हिस्ट्री देखें तो लास्ट 30-40 ईयर से आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रोबोटिक्स फील्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना, लास्ट 10 ईयर में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ उसमें आ गई। मतलब अगर आप इनिशियल ड्रोन्स को देखें तो 2000 में, 2005 में, 2010 में इनिशियल स्टेज में था। 2015 के बाद, स्पेसिफिकली 2020 के बाद, उसमें ना एक एब्रप्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए आया कि रोबोटिक्स की फील्ड में AI और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स आ गई। तो जो ट्रेडिशनल वेस्ट थे उसमें AI और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप रोबोट को ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। तो उस चीज़ ने रोबोटिक्स की फील्ड में ना एक ये कह सकते हो कि एक रिवोल्यूशन ले आया। और जिस तरह आपने एक रिपोर्ट की बात की है यूएस वाली, इट्स फैक्ट लाइक इन द नेक्स्ट 10 ईयर you will see robot while walking with us. Maybe not in Pakistan, but you will see in the Europe. So आपके साथ ऑलमोस्ट हर एक चीज़ रोबोटिक्स की तरफ जा रही है। उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, लेकिन ये है कि लॉट ऑफ बहुत सारे जॉब लोग लॉस करेंगे, लेकिन ये भी है कि आपके बहुत सारे लोग AI और मशीन लर्निंग की साइड पे न्यू लोग जॉब ज्वाइन भी कर लेंगे, अपॉर्चुनिटीज न्यू क्रिएट होंगी। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी से हूँ। अब मेरे लिए अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूँ तो मेरे लिए रोबोट्स वो हैं जो हम फिल्मों में देखते हैं कि वो चलते फिरते वो इंसान रोबोट्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, टर्मिनेटर मूवी टाइप्स हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो रोबोटिक्स की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर हम एक्सप्लेन कर सकें कि रोबोटिक्स कितनी वाइड फील्ड है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रोबोटिक्स की डेफिनेशन क्या है, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, तो उससे ज़रा समझने में बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को। ओके, एक तो नॉर्मली मतलब मेरे लिए एक नॉर्मल ये मिसकंसेप्शन ये था कि रोबोट वो है, जिस तरह आपने कहा कि अगर एक चीज़ वॉक कर रहा है और वो आप कंट्रोल कर रहे हो तो ये हमें रोबोट लग रहे हैं। लेकिन जो करंटली ये है कि रोबोट ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में घुस गई है। सही। अगर मैं सिंपल उसमें डिफिनीशन करूँ टेक्स्ट बुक के अलावा एक जनरलाइज में थोड़ा सा लेमैन के लैंग्वेज में, तो रोबोट एक ऐसी मशीन है जो आपका काम आसान करे। उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम और सेंसर वगैरह लगे होते हैं। ठीक है। तो ये एक किस्म का आपका रोबोट्स है कि आप उसमें प्रोग्रामिंग कर ले, प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि उसमें कुछ सेंसर वगैरह लगे, उन सेंसर से डेटा ले ले और आप उसको इंटेलिजेंट बना ले। ठीक है। तो वो एक किस्म का रोबोट्स बन गया। जैसे हम मॉल में गए, दरवाजा खुला, हम उसके पास गए, सेंसर ने सेंस किया, दरवाजा खुला, वो रोबोट है। अब ये कि दरवाजा है सिंपल, तो एक स्टैटिक चीज़ है। हमें तो नॉर्मल ये थी कि रोबोट वॉक करेगा तो रोबोट है। अब उसमें आपने एक सेंसर फिक्स किया कि यार बंदा आ रहा है, टच सेंसर है या जो सेंसर डिफरेंट सेंसर हर चीज़ में मुख्तलिफ लगते हैं। ड्रोन में अलग लगते हैं, आपके ग्राउंड रोबोट्स में अलग लगते हैं, दरवाजों में अलग होता है कि यार बंदा आ गया तो इतने डिस्टेंस पे पहुंच गया तो दरवाज़ा खोलना है। बंदा गुजर गया, दरवाजे ने बंद होने। तो एक स्पेसिफिक रेंज में वो सेंसर काम कर रहे हैं। सही। अब ये भी नहीं है कि इधर दरवाज़ा लगे और 200 मीटर के फासले पे लोग गुजर रहे तो दरवाज़ा बंद खुलते नहीं। एक लेट से 1 मीटर या जो 1 मीटर से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे बंदा पहुंच गया, दरवाज़ा खुल जाता है। समटाइम ये होता है कि इवन स्पेसिफिकली जो डेनिश ट्रेन है उसमें ये होता है कि आप दरवाजे पे पहुंच भी जाए ट्रेन के तो आपको दरवाज़ा नहीं खुलता।
हाँ वो ऊपर सेंसर लगा होते हैं, तो आपने हाथ Yes. लगाना हाथ होता से है। करना यस यस तो इसका मतलब ये है, ये हम हमने लोग वहाँ experience पे किया रुक भी जी, गए थे ना, मेट्रो मतलब में। हाँ अब उसमें एक रीज़न ये भी होता है कि हाँ अब मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ, रश है और बहुत सारे लोग ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हैं, तो दरवाज़ा बंद ही नहीं होगा फिर। तो अगर आपने उतरना है तो उसने स्पेसिफिकली दरवाजे के बजाय उसके ऊपर सेंसर लगाया हुआ है कि आप हाथ उसके करीब Okay. करें तब खुलेगा, देन वो ओपन हो जाएगा। नाइस। आप Okay, so in simple words, like we can say any hardware where we can apply any sensor and control through automation, it's a robot. ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मतलब वही नहीं है, मतलब ये जो दरवाजे हैं ये भी रोबोट हैं। ये रोबोट्स के Even- जुमरे में आ जाते जी, हैं, जी, मतलब अब रोबोटिक्स automation इतनी ज़्यादा controls, एक्सपैंड हो गई है। हाँ इसमें आ जाते हैं। इवन अगर आप सम टाइम इधर कुछ होता है जो डस्टबिन होते हैं, हम्म, अगर आप उसके करीब चले जाते हो तो आपको उसका ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई चीज़ फेंक देते हो तो जब करीब पहुँचे तो वो खुद खुल जाता है, हम्म। आप चीज़ रखो और आप वो ये- एडजस्ट हो जाता है। कल मैंने देखा वहाँ पे वो वेस्ट जी, जी। बिन्स लगी हुई थी हाँ, और waste bins हैं और वो ऑटोमेटिकली recycle हो जाता है। रिसाइकल हो रहा था। हाँ वो ऐसा ही थोड़ा है। नॉइज प्रोड्यूस करती हैं और रिसाइकिल हो जाता है। अच्छा, Exactly मेरा एक ऐसे ही। लेमैन क्वेश्चन है, आज से कितने साल बाद हम वो टर्मिनेटर वाले रोबोट्स सड़कों पे चलते फिरते देख सकेंगे? यार इसमें ना अगर आप ये देखें कि रोबोट्स में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, क्योंकि एक रोबोट से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब रोबोट उस स्टेज पे नहीं है कि आप उस पर 100% कंट्रोल करें और आपके साथ सड़क पे ना बड़े बड़े रोबोट्स घूमें और आपको कुछ भी ना कहें। मतलब लोग डरते भी है और इसमें ये है कि इसमें ना कुछ कुछ रूल्स होते हैं। तो हाँ कुछ जगहों पे कुछ कंपनीज फिर फ्यूचर में ऐसे आएंगे, अभी इन्वॉल्व है कि वो कुछ रोबोट्स ऐसे हो आपको पता होगा कि ना ये ह्यूमन के साथ कुछ नहीं उस तरह कर सकता, तो कुछ तो मतलब उस सेंस में कुछ रूल्स भी है कि अब हमारी फील्ड में इस पे भी स्पेसिफिकली काम होता है कि ह्यूमन फ्रेंडली रोबोट्स, मतलब एक रोबोट्स होते हैं अब दूर से कंट्रोल करते हो, हाँ, एक होते हैं कि रोबोट्स के साथ ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर एक रोबोट अकेला काम करे और दूर से कंट्रोल करते हो तो इट्स समटाइम डिफिकल्ट, या ड्रोन को एंगल उस तरह नहीं मिलता। लेकिन अगर एक ड्रोन एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं और उसके साथ ह्यूमन भी है और उसको क्लोज डिस्टेंस के साथ उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो देन उस केस में एक अलग सिनारियो है। लेट से जिस तरह क्रेन है, क्रेन के साथ वो डिफरेंट चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ें वो उस तरह होल्ड नहीं कर सकते, तो कुछ लेबर होते हैं वो उसको कुछ चीज़ें दिखा दे देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। लेकिन ड्रोन के केस में लेट से अगर हमारे पास ड्रोन है तो वो बहुत डेंजरस है, अगर उसका पर लग गया आपको तो बहुत डैमेज दे सकते हैं। लेकिन वो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप उसके साथ इंटरेक्शन कैसे करें। जो हमारे प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक ये एक फील्ड है कि ड्रोन इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, और मेरे पीएचडी ही इसी पे है कि आप ड्रोन को स्टेबलाइज करें कंट्रोलली, ताकि वो किसी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर ले ताकि सेफली कर ले। तो ये एक मेजर उसमें है कि ड्रोन ह्यूमन और ड्रोन इन दोनों के दरमियान में वो रिलेशनशिप और उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट, इस पे आजकल बहुत पीक पे रिसर्च हो रहा है और ये बहुत हाँ वो I would like, sorry to interrupt, I would like to add to your previous question कि जो आपने पूछा है, there is a Amazon superstore in New York or Los Angeles, I don't recall, अमेरिका में, कि जहाँ पे there is no one to entertain you, आप जाते हैं सब चीज़ें जो है ना कोई भी नहीं है, there is no one, कोई स्टाफ नहीं है, आप जाते हैं चीज़ें लेते हैं और आप आ जाते हैं। तो वहाँ पे सारी की सारी ऑटोमेशन हुई हुई है। वही जो चीज़ हम बात कर रहे थे, वरना किसी भी सुपरमार्केट किसी भी स्टोर में चले जाएं तो एटलीस्ट वहाँ पे 6 से 8 लोगों का स्टाफ होता है टू एंटरटेन यू, कि भाई आपने ये चीज़ दे दी, आपका जो है ना आपने आपसे क्रेडिट कार्ड ले लिया, बिल की समरी दे दी, ये चीज़ कर दी, बट देयर इज़ नो वन। एंड दीज वीडियोज़ आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप जाके देख सकते हैं। पर उस सुपर स्टोर में कोई भी नहीं है और वो पूरा के पूरा जो है ना वो वहाँ पे आप जाएं और सारी चीज़ें ले लें और बाहर निकलें, आपके पास जो भी डिवाइसेस हैं वो वॉलेट से और उस चीज़ से जो है ना वो आपकी हो जाएगी, ऑटोमेशन हुई हुई है। तो ये चीज़ ऑलरेडी आ गई है, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये चीज़ अब और ज़्यादा एक्सपैंड होगी। तो वो जो हम जॉब्स की जाने की बात कर रहे थे, तो पहले लोग जो सुपरमार्केट्स में जॉब कर लेते थे, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लिया, कुछ कर ली, अब वहाँ पे ये मशीन्स उन लोगों को रिप्लेस कर रही हैं और हो गया ये। तो अब ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकलेंगी, लेकिन उसी तरह से जो है ना वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ह्यूमन। उसका ना एक सिंपल आंसर ये है कि जिस तरह नोकिया स्टार्ट में आया था ना, मैं उसको ना थोड़ा सा एक सिंपल ले मैं गुड एग्जांपल होगी। नोकिया जब स्टार्ट में आया था तो पूरी मार्केट ना मोबाइल इंडस्ट्री पे उस पर ना नोकिया का होल था इनिशियली। लेकिन जब जहाँ पे रिवोल्यूशन का टाइम आया स्मार्टफोन की तरफ जाने का, तो नोकिया ने कहा नहीं,
हम टच स्क्रीन की तरफ नहीं जा रहे हैं, नोकिया उधर रुक गया। हालांकि नोकिया की जो मार्केटिंग थी वहाँ पे पूरी दुनिया में नोकिया मशहूर थी, नोकिया किसी नहीं के गया। घर पे जाते थे इन्होंने पहला adopt सवाल नहीं ये किया। होता हाँ, था। नोकिया कह रहे थे उसका अपना एक वो गलत डिसीजन था, जी, उसने कहा नहीं, exactly. हमारी अपनी एक स्टैंडर्ड है और हमें नहीं चाहिए स्मार्टफोन, ये वाली हमारी बेसिक्स है और दुनिया हमारे हिसाब से चले। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो गए स्मार्टफोन से, वो एंड्रॉयड आ गया और एप्पल वगैरह उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ा दी। अब वही स्मार्टफोन जहाँ पे दुनिया पे रोल कर रहा था, आजकल स्मार्टफोन मतलब नोकिया कोई यूज ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ है कि Exactly. आपने टाइम के साथ रिवोल्यूट वो करना है। अगर आपकी बहुत हाई स्टैंडर्ड है लेकिन अगर आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे तो आप नहीं जा पीछे सकते। रह तो जाओगे। इसका True. सिंपल हल ये है कि हाँ, आपके बहुत सारे जॉब लॉस हो रहे हैं, लेकिन यार किस चीज़ में करोड़ों या अरबों जॉब्स क्रिएट भी हो रहे हैं, तो यू आर सपोज टू चूज दैट फील्ड। और दूसरी बात ये कि ये इंडिकेट करता है कि यार कमिंग जो टाइम है ना, वो एजुकेशन का टाइम है। अगर आप लैब में नो या इवन ये कि कुछ चीज़ों पे मशीन, बहुत सारी चीज़ों में लेबर का काम आपका कर लेंगे, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल इन द नेक्स्ट 20 और 30 ईयर्स कि कम्प्लीटली लेबर वर्क ख़त्म कर सकते हो। मतलब स्टिल ह्यूमन बीइंग विल बी रिक्वायर्ड, बट यू वुड नीड टू बी लिटिल बिट टेक्निकल, आपको टेक्निकल होना चाहिए। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि यार आप अपनी जो कमिंग जनरेशन है उसको एजुकेशन। तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, अगर कोई स्टूडेंट इसमें आना चाहता है तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि ये कैसी फील्ड है, इसका स्कोप क्या है, और ऐसे कौन से कंट्रीज या ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए? पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये करवा रही हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी? अच्छा ना, अगर मैं स्पेसिफिकली लोगों को ये बाउंड करूँ कि आप पाकिस्तान में तो नस्ट है या यूटी से जाओ तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, तो शायद वो फिर कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम उधर नहीं गए तो हम नहीं कर सकते। सही। तो टू मेक इट सिंपल, ये हर बंदा कर सकते हैं। और आजकल माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ना भी हो, घर पे बैठे हो, आपके साथ एक लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, अकेडमीज़ है, इतने सारे लेक्चर्स है, MIT के वो स्टैनफोर्ड के है, बहुत सारे और भी रिसोर्सेज है। वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स मिल जाती है। Coursera, कोर्सेरा है, edX है, तो Udemy है। हाँ, उसमें ये है कि आप उधर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो उसमें जो मेन चीज़ है उसमें इंस्टीट्यूट का है भी रोल। इंस्टीट्यूट आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है, लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूट वो ना मिले तो इट्स नॉट कि आप नहीं कर सकते, आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हो। एक कंप्यूटर हो, द इनिशियल थिंग इज़ कि आपको कंप्यूटर की यूज़ आता हो। और बदकिस्मती से हमारी लोग कंप्यूटर, जब लैपटॉप या कंप्यूटर मिल जाता है तो सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो कुछ कोडिंग की चीज़ें सीखे। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, हमारे लोगों में स्पेसिफिकली ये मसला है कि हम न्यू चीज़ को सीखने में डरते हैं कि हम नहीं सीख सकते। अगर आप एक चीज़ में स्टार्ट कर लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखी जाती है। या इवन अगर कुछ लोग ये होते हैं कि वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारी वो मेंटेलिटी ये बनी है कि मुझे ना आज स्टार्ट किया तो 2 दिन बाद में कंसिस्टेंट। आपका एक और सवाल था। मैं जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन मैं जो है ना कंक्लूड करना चाहूँगा आपसे, जो है ना ये पूछना था कि अगर समवन हैज़ डिसाइडेड टू कम हियर टू स्टडी और टू गेट एनी पोजीशन इन DTU, तो बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि चले अच्छी जो है ना वो जगह पे तो आ गए हैं, लेकिन आउटसाइड द जॉब भी जो है ना वो बहुत से लोगों की जो है ना वो होती है कि भाई कि अब हमें बाहर क्या करना होता है। तो बहुत से लोगों के हम वी ऑल नो कि यानी कि यहाँ पे डेनमार्क इज़ वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब इस तरह जो हमने देखा है कि बहुत से ममालिक है, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी या ठंड होती है तो वहाँ पे जो है ना हर चीज़ बंद हो जाती है। तो यहाँ पे डेली लाइफ कैसी होती है, जब नॉर्मल रूटीन कैसा होता है। और कभी कभी हमने देखा है कि कहीं स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के बीच में किस तरह की डिस्कशंस होती हैं, कोई सीनियर कोई जूनियर इस तरह का कोई जो है ना वो कोई है बैरियर। तो ये 2 चीज़ अगर आप बता सकें कि यहाँ पे लाइफ जो है ना आउटसाइड द कैंपस कैसी है और स्टूडेंट और प्रोफेसर का रिलेशनशिप कैसा होता है, कोई बैरियर्स हैं? इसको ना मैं 2 उसमें डिवाइड कर दूँ। पहली बात ये कि जो स्टूडेंट्स की लाइफ है, मेरे ख्याल में जितना मेरा एक्सपीरियंस हो तो डेनमार्क में स्टूडेंट लाइफ बहुत ईजी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं अगर उनके पास इनकी स्कॉलरशिप भी ना हो, हफ्ते में 7 दिन या 4 दिन कैंपस आते हैं, 3 दिन आउटसाइड जॉब करते हैं। वो कुछ और जैसे होते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे जॉब देते हैं और उसकी सैलरी भी लेबर वर्क से ज़्यादा होती है। मतलब आप इवन
अगर एक बंदे के पास स्कॉलरशिप है और एक बंदा विदाउट स्कॉलरशिप बाहर जॉब करते हैं तो वो उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। आराम से 1500-2000 यूरो आप इवन एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। इट्स वेरी इजी। और सही। जॉब भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज आपको टेक्निकल जॉब दे दे, ये नहीं कि आप जाके किसी होटल में काम करें। मतलब मोस्टली अगर आप रिलेटेड बंदा और आपके पास DTU का स्टूडेंट हो या इवन किसी भी यूनिवर्सिटी के डेनमार्क के स्टूडेंट्स हो, तो शायद वो डेनिश रूल्स इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर कि एक बंदा पढ़ रहा है और साथ में बाहर जॉब भी कर रहे हैं तो डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक्स्ट्रा एक बोनस मिलता है, ताकि उसकी अप्रिशिएशन के तौर पे कि हाँ ये स्टडी भी कर रहे हैं साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो आपके मेरे ख्याल में DTU की या वो बहुत सारी चार्जेस आपके उधर से कवर हो जाते हैं। चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है चाहे डैनिश है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए शायद उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यूरोपियन के लिए तो ये मसला नहीं है। सही। डेनिश के लिए तो ज़्यादा स्मूथ है, यूरोपियन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही। एक दूसरी चीज़ ये कि लाइफ ठंड बहुत पड़ रही है ये बात है, लेकिन टेंट के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। मतलब ये है कि टेंट आपको तब तक पड़ती है जब आप अपने अपार्टमेंट से ट्रेन या बस स्टेशन तक जाए। बस में बहुत मौसम बिल्कुल ठीक होता है, ट्रेन में होता है। दूसरी बात सेंट्रल ये, हीटिंग होती है सारी हाँ, चीज़ें। बर्फ़बारी बहुत भी पड़ रही हो ना, आपको कभी ये नहीं पड़ेगा कि कोई सड़क ब्लॉक के नहीं जा सकते। वो रात को ही मशीनरी चलती है और आपका पूरा सड़क क्लियर हो जाता है। तो वो सही। लाइफ उस हिसाब से ठंड थोड़ी सी होती है, लेकिन लाइफ बैलेंस ज़्यादा है। दूसरी बात, आपने वो सुपरवाइज़र या स्टूडेंट्स की वो फ्रेगनेंस की बात की या वो जी, जी। बैरियर की, तो एज़ फार एज ये थोड़ा सा वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। लेकिन जितना मेरा इधर आ गया तो ये लोग ना स्टूडेंट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सुपरवाइज़र भी। तो इवन सम टाइम ये होता है कि सुपरवाइज़र को आपको सुपरवाइज़र के ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो वैसे Okay. भी आपके केबिन में आ जाता है और आपके साथ बैठ के और आपसे वैसे फ़नी वे में क्या चल रहा है ये, तो आपके साथ सिस्टम पे बैठ के आपका वो कोड वगैरह देख रहे होते हैं, आपके It's a साथ big काम thing. Yes. डिस्कस कर रहे होते हैं। और सम टाइम मतलब सुपरवाइज़र इज़ मोर फ्रेंड लाइक, मतलब वो सुपरवाइज़र कम और फ्रेंड ज़्यादा लगते हैं। तो वो बैरियर यहाँ पे बहुत। एक और चीज़ ये कि ये लोग ना आपको ना थोड़ी सी वो प्रॉपर थ्रू चैनल लेके जाते हैं, बेसिक से उठाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं भी आता तो आपको डेडलाइन के बाउंड से आपको मार नहीं देता। वो चीज़ें ये होती है कि आप आराम से कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। That's all from my side. Thank you so much, Amit, for this Thank you. conversation and for your time. अभी आप कैंपस का विजिट भी तो कराएंगे। Yeah. हाँ और मज़े की बात ये है कि ये जो कॉफ़ी है ये भी हमने मुफ्त पी है, वो सामने वाली मशीन से निकाली है। हाँ, काफ़ी मुफ्त इसी में भी जिस है। रूम में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है जहाँ पे कॉफ़ी आप मुफ्त में निकाल सकते हैं। वहाँ पे एक फ्रिज पड़ा हुआ है जहाँ पे हमीद भाई बिरयानी बना के हर मंडे को ला के रख देते हैं, और अभी हमने वो बिरयानी भी बना यहाँ से गर्म करके खाई है।